परसों ईद के पुरमसरत मौके पर मैंने 3 खुसूसी वीडियो बनाने का वादा किया था। एक वीडियो कल आपने मुलाहिजा किया और एक आज कर रहे हैं। अगली खुसूसी वीडियो बाद में अपलोड करूँगा, इसलिए कि नए अफसानचों को भी तो जगह देनी है। ये वीडियो भी अहम है, इसलिए आखिर तक इसे ज़रूर देखेंगे ताकि नुकात समझ में आते जाएं। इस बार भी मैंने एक पुराने प्रोग्राम का एक टुकड़ा शामिल किया है। इसको सिर्फ इसलिए शामिल किया है कि इसमें अफसानचा निगारी के बारे में कई नुक्ते बताए हैं। तो आइए चलते हैं उस वीडियो के टुकड़े की जानिब। हमारे सरगुज़श्त के मुदीर आला जनाब परवेज़ बिलग्रामी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। परवेज़ बिलग्रामी साहब इतनी शख्सियत के जहत हैं कि मैं यहाँ पर उनको किन किन को गिनवाऊँ। तो अभी लेटेस्ट जो इनका बड़ा कारनामा है वो यही कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए अफसानचों की दुनिया में इन्होंने तहलका मचा दिया है। वो अफसानचे जिसके बारे में दुनिया कम कम जानती थी, लोग जो है बावजूद बहुत अच्छे और लिखने वाले पुराने मिनटों से लेकर आज तक कई बहुत अच्छे जो अफसानचा लिखने वाले लिखारी होने के बावजूद उसको वो पजीराई नहीं मिल पाई थी जो परवेज़ बिलग्रामी साहब के यूट्यूब चैनल ने कमाल किया। तो हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि अफसानचों को एक नई जो है इसकी तारीफ, इसको मुतारफ कराना, इसको आगे लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि यकीनन अफसानचे मिंटो ने भी लिखे हैं और हम सब जानते हैं, उनके मिंटो पढ़ चुके हैं। हमारे साथ जोगिंदर पाल भी रहे हैं और बशीर मालिकोटी साहब आज बनफ्स नफसी यहाँ खुद मौजूद हैं, जो कि अरसे दराज से एक अफसानचों की दुनिया की जाने पहचानी शख्सियत हैं। लेकिन परवेज़ बिलग्रामी साहब का कमाल ये है कि यूट्यूब को आज के जदीद दौर में अफसानचों को लेकर आने के लिए और मुतारफ कराने के लिए नहीं आ रही है। तो हम सुनते हैं अब परवेज़ बिलग्रामी साहब से इनका अफसानचा। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि अफसानचों की दुनिया के जो बड़े नाम हैं वो सब भी यहाँ मौजूद हैं। जैसे बशीर मालेर कोटलवी साहब, यूं समझने के एक बहुत बड़ा नाम है, और दूसरा एम.ए. हक साहब भी हैं, नक्शत साहब भी थे। ये सारे बड़े नाम। मैंने बहुत की कि पाकिस्तान में अफसानचों का सबसे बड़ा नाम जो इस वक्त है, अब्बास खान, जिन्होंने मंटो के बाद अफसानचे को संभाला। सरवर भाई, सरवर गजाली साहब या मैं, हम लोग तो बहुत बाद में आए, लेकिन अब्बास खान जो है समझिए कि 50 से वो अफसानचा निगारी कर रहे थे। और हैरत की बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में लोग उसको नहीं पहचान रहे थे, उनको इंडिया वाले बार बार कर रहे थे। तो खैर, मैंने कोशिश की थी कि अब्बास खान साहब भी इस महफिल में रहें, लेकिन एक तो उनके ऊपर जो है तो वो फालिज का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल महसूर होके घर में रह गए। और एक किस्म से उन्होंने बड़े दुखी अल्फाज में कहा कि बिलग्रामी साहब, बस जब रिकॉर्डेड हो जाएगा तो मुझे लिंक दे दीजिएगा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात। तो अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन। और दूसरी खुशी ये भी है कि हमने समझिए कि जिन पौधों को लगाया वो भी अब तनावर दरख्त बनकर हमारे सामने आ रहे हैं, और मुझे खुशी हो रही है कि सब अच्छा अफसानचा लिख रहे हैं, मिनी कहानी हो या अफसानचा हो। अभी तक ये बात तो मैंने क्लियर नहीं की है कि मिनी कहानी और अफसानचे में क्या फर्क है, जो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी ये बात आएगी। तो और वक्त भी कम है, और खुशी इस बात की है कि इतने रात में भी सदफ बैठी हुई हैं।
जी हमारे ख्याल से जो 3 हमारे ख्याल से 2:30 बज रहा होगा रात का। अदब थोड़ी सी मोहब्बत है। 2 बज रहे हैं रात के। दादी अम्मा ने कामरान से पूछा, बेटा क्या हर साल कोरोना वायरस नहीं आ सकता? अच्छा, ये आप क्या कह रही हैं? अल्लाह से दुआ करें कि इस वबा से जान छूटे। कामरान ने दादी की तरफ देखते हुए कड़े लहजे में कहा ही था कि माँ की आवाज कान में आई, कामी अपने लहजे को दुरुस्त करो, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? माफी मांगो। कामी जो सोफे पर नींद दराज था अपनी जगह से उठा और दादी अम्मा की चौकी के पास पहुंचकर अदब से बोला, दादी अम्मा गलती हो गई, माफ कर दें, झिड़कने वाला अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, दादी अम्मा ने तस्बीह पढ़ना रोककर उसके सर पर हाथ रखकर कहा, असल बात यह है कि मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरे बचपन का दौर लौट आया है। आज से पहले मेरा बेटा 11-12 बजे सोकर उठता, उठने के साथ बाथरूम में घुस जाता, नहाकर निकलता तो डाइनिंग टेबल पर कभी तो खड़े खड़े एक आध स्लाइस खाता, हाथ हिलाता और कभी बड़बड़ाता हुआ दफ्तर की राह लेता। तुम्हारी अम्मी 12-1 बजे तक उठती और नहा धोकर शाम की पार्टी की तैयारियां शुरू कर देती या फिर सामाजिक कामों के लिए निकल जाती। तुम भी उठते यूनिवर्सिटी की तैयारियां शुरू कर देते। तुम्हारी बहन नजमा भी आंख मलते हुए उठती और फोन लेकर बैठ जाती। मासी क्या पका रही है, क्या खिलाएगी, किसी को खबर नहीं। उसने जो पकाया, जिसको खाना है खा लिया, वरना वो बाहर निकल गया कि मैं खाना खाकर आता हूँ या ऑर्डर करके घर पे मंगवा लेता हूँ। महीनों हो जाते थे किसी से बात किए हुए, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि हम सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसीलिए पूछा, क्या कोरोना हर साल नहीं आ सकता? और अब हम चंद अहम अफसानचे सुनते हैं। इन अफसानचों की गहराई व गहराई पर तवज्जो ज़रूर देंगे। तो अब सुनते हैं अपने अफसानचे के बाद। पाकिस्तान में अफसानचा निगारी का एक अहम नाम अब्बास खान। उनके अफसानचों का लुत्फ लेते हैं। रीद मुआशरे का अक्का घर। हमारे दोस्त नाजिम अली ने हमारी महफिल में आना छोड़ दिया है, इसकी वजह तो ज़रा मालूम करें। मुझे वजह मालूम है। कौन सी वजह है? इसके घर वालों से ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। अब्बास खान का अब एक और अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है कैद। उसने अपनी ज़िंदगी बेहद तकलीफ़ में गुजारी है। वो अपने ओहदे की वजह से मुल्क के सियाह सफ़ेद का मालिक था, नेज़ इसकी सेहत भी काबिल रश्क थी। आप कहते हैं कि उसने ज़िंदगी बेहद तकलीफ़ में गुजारी। इसको क्या तकलीफ़ थी? उसूलों की पाबंदी। एक और नहायत उम्दा अफसानचा सुनते हैं। गो कि इस अफसानचे के ख़यालात रॉबिन्सनाथ टैगोर की एक जुमले से लिए गए हैं। फिर भी ये अफसानचा
अपने आप में मुनफरिद है। उन्वान है मेरा वतन। लोग वतन की शान में तराने लिखेंगे, उन तरानों को गाएंगे, वतन के मुतल्लिक़ किताबें लिखेंगे, वतन के मकासद का प्रचार करेंगे और वतन के लिए जान व माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार मिलेंगे। लेकिन चुप क्यों हो गए? लेकिन वतन के कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं सिंधी अफसानचा सूरज सवा नैज़ी पर, जिसे तहरीर किया है अली रज़ा काजी ने और इसे तर्जुमा किया है आकाश मुगल ने। मास्टर अल्लाह बचाइयों की जिंदगी में क़यामत सुगरा तो उस दिन आ गई थी जब वो रिटायर होकर घर पहुंचा था। 5 जवान बेटियां और 1 कमसिन बेटा। अब गुजर औकात क्यों कर होगी, ये ख्याल आते ही उसे सूरज गोया जमीन पर उतरता हुआ महसूस हुआ। पेंशन के कागजात बनवाने के लिए अकाउंट्स ऑफिस पहुंचा तो क्लर्क के जुमले, चचा सरकारी कागजात के मुताबिक तुम मर चुके हो। इस बात ने उसके पैरों तले से गोया जमीन खींच ली। घड़ी भर के लिए उसकी जबान गंग हो गई। फिर वो ज़ेर लब बड़बड़ाया, हाँ मैं मर चुका हूँ। इसने शरई अहकाम से पहलू तरी करते हुए सोचा, जहन्नम का अजाब बच्चों की अजियत से ज्यादा नहीं होगा। मैं रिश्वत देकर भी अपना काम करवा लूंगा। असल क़यामत उस वक्त बर्पा हुई जब हमसाइन ने दरवाज़ा खटखटाकर बताया, तुम्हारी बेटी शगुफ्ता रिक्शा ड्राइवर के साथ काबिल एतराज़ हालत में गिरफ्तार होकर थाने में बैठी है। शगुफ्ता इसकी बड़ी बेटी, जिसे उसने ये सोचकर एक निजी स्कूल में मुलाजमत की इजाज़त दी थी कि चूल्हे की आग जलाने और शिकम की आग बुझाने में कुछ तो मदद मिलेगी। वो अपने बेटे मोहसिन के साथ थाने पहुंचा। उस रोज थाना किसी थिएटर का सा मंजर पेश कर रहा था। वो बोझल कदमों से थानेदार के ऑफिस में दाखिल हुआ, जहां शगुफ्ता सर झुकाए बैठी थी। बेटी को देखकर उसके कंधे मजीद झुक गए। आंसुओं का सैलाब सारे बंद तोड़कर आंखों के रास्ते बह निकला। थानेदार को उस पर रहम आ गया। बैना किसी भेड़िए को भेड़ पर तरस आ जाए। वो इसके करीब पहुंचा, बाबा अपनी बेटी को ले जाओ, मगर किसी तरह सहाफियों को रोको कि वो खबर न चलाएं, वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। उमर रसीदा उस्ताद ने मुल्तजी निगाहों से वहां मौजूद सहाफियों के रहनुमा की तरफ देखा, जो कैमरे से शगुफ्ता की तस्वीर उतार रहा था। वो शिकस्ता कदमों से आगे बढ़ा। साथी उसे अपनी तरफ आता देखकर उसके करीब आया। चाचा, थानेदार साहब तुम्हें छोड़ते हैं तो इतने जालिम हम भी नहीं। बस 1000 रुपया फी अखबार दे दो, और हाँ, शहर में 40 अदद नुमाइंदे हैं। ये बात सुनकर उसने अपने वजूद में
تیز شعاؤں کی تپش محسوس کی، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ محسوس ہوا جیسے سورج کی شعائیں نہیں بلکہ سورج سوا نیزے پر آ پہنچا ہے۔ اور اب سنتے ہیں بینا راجپوت کا افسانچہ، عنوان ہے اولاد کی خاطر۔ دیکھو، میں صرف اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نسل اولاد سے ہی چلتی ہے۔ تمہاری حیثیت اور حقوق میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میری پہلی بیوی ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ ریحان کا انداز نرمی لیے دو ٹوک تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ریحان، تم دوسری عورت کے آتے ہی مجھے بھول جاؤ گے۔ رابعہ کی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں میں واضح بے بسی تھی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم میری زندگی ہو اور کوئی سانس لینا کیسے بھول سکتا ہے؟ اس نے سسکتی ہوئی رابعہ کو گلے سے لگا لیا۔ شادی کے 4 سالوں میں 2 بچوں کے ساتھ ریحان سانس لینا بالکل بھول گیا۔ تو سنتے ہیں خالد شیخ طاہری کا افسانچہ۔ چلنا کھیلتے ہیں، سب بچے جمع ہیں۔ شاہدہ کی 15 سالہ ہم عمر کزن نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم لوگ شروع کرو، میں منی کو سلا کر آئی، مگر میں صرف دیکھوں گی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شاہدہ کا ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا۔ مصنف نے کس خوبصورتی سے معاشرے کا ایک گھناؤنا عکس دکھایا ہے۔ یہ چند لفظ نہیں، تماچا ہے۔ آئیے سنتے ہیں مینی کہانی مہتاب منزل۔ ایک طویل انتظار کے بعد مہتاب منزل کی بالائی آرام گاہ کی صفائی ستھرائی بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ تایا ابا کے بڑے صاحبزادے امریکہ سے پڑھائی مکمل کر کے واپس آ رہے تھے۔ مہتاب بھائی ایک عشرہ تک امریکہ میں مقیم رہے اور اب تایا ابا کے بے حد اصرار پر 9 مہینے کی 15 تاریخ کی درمیانی شب ان کی فلائٹ کراچی کے جناح انٹرنیشنل ٹرمینل کی زمین چھونے والی تھی۔ بالائی منزل میں رنگ و روغن ہو چکا تھا، کھڑکیوں پر پردے لگا دیے گئے تھے اور مناسب فرنیچر کی بنیادی چیزیں بھی کمروں میں سجا دی گئی تھیں۔ انتظار کی ان گھڑیوں کو بانو آپا نے جس صبر و شکر سے برداشت کیا تھا، ان کی آنکھوں میں جھلملاتے ستارے اس بات کی غمازی کر رہے تھے۔ بانو آپا چچا ادریس کی اکلوتی بیٹی تھیں، جنہیں تایا ابا نے مہتاب کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ چچا ادریس درمیانی منزل میں مقیم تھے۔ بانو آپا انگلش لٹریچر میں ماسٹر کر چکی تھیں۔ تایا ابا کے آرزوؤں کی تکمیل میں بانو آپا کا وہ سلیقہ، مہذب دھیما لہجہ گفتگو میں بلا کا اعتماد اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے حسن تھا۔
जिस ने ताया अब्बा के ख्वाबों को महमीज कर रखा था। दरमियानी मंजिल में ख्वाब अपनी ताबीर पाने के लिए बेताब थे। ज़रा देर के लिए खिड़की से दिखाई देता रोशन चांद बानो आपा के कमरे में उतर आया था। मेज़ पर धरे ताज़ा मोतिया के फूलों से उठती महक कमरे में महताब भाई की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। वक्त गुजरता रहा, फिर इंतज़ार के लम्हे तमाम हुए। महताब भाई का तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो चुका था। बस अब कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी महताब मंजिल के सदर दरवाजे पर मौजूद होगी। दरमियानी मंजिल पर धड़कते दिल की रफ्तार तेज़ हो चुकी थी। ताया अब्बा और दीगर ख़ानदान के अफराद महताब भाई का इस्तकबाल करने के लिए दरवाजे पर मौजूद थे। कुछ यूँ हुआ कि तारीख़ की धूल में महताब मंजिल कोहर की चादर ओढ़े सो गई। महताब मंजिल अब भी आबाद है। बालाई मंजिल में नीली आँखें, जबकि दरमियानी मंजिल की स्याह आँखों के ख्वाब अपनी ताबीर के लिए किसी मुआज़े के मुंतज़िर हैं। आपने अफसानचे सुने। अब मैं अपनी एक मिनी कहानी सुना रहा हूँ। उन्वान है बर्फ़। अंकल, अफ्तार का वक्त होने वाला है, बर्फ़ मिल जाएगी। सामने वाली कच्ची बस्ती की सलीमा ने मासूमियत भरे अंदाज में सवाल किया। मेरा दिल कटकर रह गया, मगर हल मेरे पास नहीं था। लाइट की आँख मचोली की वजह से फ्रीज़र खाली ही रहता था। मेरे यहाँ जम नहीं पाया है, बर्फ़ वाले से ले लो। मैंने नज़रें चुराते हुए कहा। अंकल, ये रमज़ान का महीना है, कोई चीज़ सस्ती कहाँ मिलती है। गर्मी बढ़ी तो बर्फ़ वालों ने कीमतें भी बढ़ा दी। फिर वो कम लाते हैं ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। उस बच्ची के लहजे में ज़माने भर का दर्द सिमट आया था। मैंने कोशिश की थी मगर मिली नहीं। मैं ठंडी बोतल ला देता हूँ। मैंने फ्रिज का डोर खोला ही था कि बीवी ने आवाज़ लगाई। सिर्फ एक बोतल है जो मैंने अफ्तार के लिए रखी है। पानी भी कहाँ आ रहा है। मैं मुंह बिसोड़ता हुआ वापस दरवाजे पर पहुंचा तो लड़की वापस जा रही थी। अभी तरावी ख़त्म ही हुई थी कि माइक पर ऐलान शुरू हो गया। सामने वाली कच्ची बस्ती की एक बच्ची सलीमा हीट स्ट्रोक से इंतकाल कर गई है। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए दरख्वास्त है। मैं मस्जिद के नज़दीक पहुंचा था कि दो एनजीओ के कारंदे आपस में लड़ पड़े। हुआ ये था कि सद खाने में जगह न होने की वजह से मैयतें वापस की जा रही थी। इस परेशानी का हल एनजीओ वालों ने ये निकाला कि बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिलें एक कमरे में रखकर आर्जी सर्द खाना बना लिया और ज़्यादा से ज़्यादा नाश रखने का रिकॉर्ड बनाने की दौड़ शुरू हो गई। ज़िंदगी में तो उसे एक पाव बर्फ़ मिली नहीं, मगर अब उसे बड़ी बड़ी सिलें ज़बरदस्ती दी जा रही थीं।
افسانچہ نگاری میں ایک بہت بڑا نام جناب بشیر مالیر کوٹلوی، ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے المیاں۔ وقت کے ہاتھوں زخم پر زخم کھانے اور عمر کی آدھی صدی سے کچھ زیادہ سفر طے کرنے کے بعد جب کبھی میں اپنی زبان سے اپنے آپ کو بوڑھا کہہ دیتا تو ماں مجھے آڑے ہاتھوں لیتی تھی، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے وہ مجھے زبردستی باور کراتی کہ جب تک وہ حیات ہے میں بچہ ہی رہوں گا۔ کیا ہوا اگر اللہ نے مجھے چھوٹی عمر میں پوتوں اور نواسوں سے نواز دیا؟ اس دن جب میں اپنے جوان بیٹے کی میت کو کاندھا دے کر نیم پاگل سا گھر لوٹا تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ جیسے میری کمر قدریں جھک گئی ہے، میرے ہاتھوں میں راشا اتر آیا ہے اور میری نظریں بھی دھندلا سی گئی ہیں۔ مجھے بین کرتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ آنسوؤں کے ریلے میں بہہ کر میں لاشعوری طور پر کہہ اٹھا، ماں آج تو تجھے ماننا پڑے گا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سہارا، میری لاٹھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی ہے ماں۔ اتنا سن کر بوڑھی ماں پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ حقیقت کی تپتی ہوئی بھٹی کے انگاروں سے جھلس کر رہ گئی۔ اس کے شعور کے تمام الفاظ شاید جل کر راکھ ہو چکے تھے، وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اب سنتے ہیں نگاہ حسیب کے قلم کا شاہکار افسانچہ، عنوان ہے سفید خون۔ فائزہ کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کیسے سب کہتے تھے کہ رشتوں کا خون سفید ہو گیا ہے۔ آج کتنے برس بعد بھائی کی کال آئی تھی اور اس نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس نے بھائی کے پسندیدہ کھانے تیار کیے تھے۔ پرانے گلے شکوے دور کرنے کے بعد کھانے کا دور چلا اور رنجشیں دور ہوتی چلی گئیں۔ اس نے بھائی کو اپنے بیٹے کے مقابلے کے امتحان میں کامیابی کے بارے میں بتایا ہی تھا کہ ان کی آواز کان میں پڑی، میں جانتا ہوں فائزہ، اور میں اپنے قابل بھانجے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ ایک ہی لمحے میں اسے خون کا سفید رنگ نظر آ گیا۔ راجہ یوسف کا شمار منجھے ہوئے افسانچہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آئیے ان کا ایک افسانچہ سنتے ہیں۔ کھانے پینے کا سامان اور دوسری ضروری اشیاء جب گھر میں ختم ہو گئیں تو میں مجبوراً گھر سے باہر نکلا۔ باہر کا منظر بہت ڈراؤنا تھا۔ کورونا کی وجہ سے چار سو ہو کا عالم تھا۔ کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ڈرا سہما روڈ پر آ گیا تو یہاں اب کوئی اکا دکا سا آتا جاتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن سبھی لوگ ایک دوسرے سے کترا کر چل رہے تھے۔ میں مطلوبہ اشیاء کی تلاش میں کئی دکانوں سے گزر گیا، کئی گلیاں اور چوراہوں پر گھوما، لیکن کہیں پر بھی کوئی دکان کھلی نظر نہ آئی۔ میری تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں دور سے ہی کسی آدمی سے پوچھنا چاہتا تھا،
کہ اس کی نظر میں کہیں کوئی دکان کھلی ہے جہاں سے میں راشن اور دوسری ضروری چیزیں لے سکتا تھا، لیکن سب مجھے دیکھتے ہی خوف زدہ ہو رہے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے دور بھاگتے رہے ہیں۔ اب مین بازار ہی میری امید کا سہارا تھا۔ میں نے جب سڑک پار کی تو مجھے مخالف سمت ایک عمر رسیدہ عورت اور ایک مرد نظر آئے۔ مرد کے کندھے پر ایک کمزور اور لاغر سی لڑکی جھول رہی تھی۔ مرد ایک ہاتھ سے بچی کو پکڑے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی لڑکھڑاتی بیوی کو سہارا دے رہا تھا۔ مرد کی حالت کچھ ٹھیک لگ رہی تھی، جبکہ عورت کی حالت ناگفتگو تھی۔ دونوں کے پیر جگہ جگہ سے زخمی تھے، جن سے گاڑھا گاڑھا خون رس رہا تھا۔ شاید ان کی شریانوں میں بھی خون ختم ہو چکا تھا۔ میں جو ہی ان کے قریب پہنچا تو ایک مریض سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بابو جی، بابو جی، بھائی، بابو جی، ایک روٹی میری بیٹی کے لیے۔ کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھ کر مرد کی آنکھوں میں امید کی جوت جاگ اٹھی اور اس کی بیوی حسرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ گرد سے جھول رہی بچی زندہ تھی کہ مر چکی تھی، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ میں نے جلدی جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کی کھلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے نوٹ مجھے واپس کرتے ہوئے کہا، بابو جی، روپے نہیں، روٹی پانی۔ رضوان طاہر مبین کا افسانہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے مسئلہ۔ کچرا کنڈی کے قریب کچرا جلانے کے خلاف مظاہرہ ہو رہا تھا۔ بہت سے اساتذہ اور طالب علم شعور اجاگر کرتی تحریریں تھامے کھڑے تھے۔ ایک کونے میں کچرا چننے والے کچھ بچے بھی خوب نعرے لگا رہے تھے، ان بیچاروں کا تو روزگار ہی کچرے سے وابستہ ہے۔ میں نے خود کلامی کی۔ تبھی ایک بچے کے قریب جا کر اس بات کی تصدیق چاہی۔ وہ بولا، نہیں صاحب، ہمیں کچرا تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے، لیکن کچرے کو آگ لگانے سے یہاں پڑے روٹی کے ٹکڑے بالکل نہیں کھائے جاتے۔ سنتے ہیں صفدر علی حیدری کا افسانہ، جو مجھے اچ شریف سے موصول ہوا ہے۔ اچ شریف کے صفدر علی حیدری افسانچے خوب لکھتے ہیں۔ ان کا ایک افسانچہ بعنوان تعبیر خواب سنیں۔ ہنی مون پر پوری دنیا کی سیر، دبئی کے شاپنگ مال میں جی بھر کے شاپنگ، ہر ملک میں کم از کم 5 ستارہ ہوٹل میں قیام، اس دوران کوئی کام نہیں ہوگا، صرف عیش اور آرام۔ میری خواہش تھی کہ میرے خواب میرے محبوب پورے کرے، مگر وہ بیچارہ اس قابل کہاں کہ مجھے شمالی علاقہ جات تک بھی لے جائے۔ وہ البتہ یہ سمجھاتا تھا کہ اگر اسے کسی
मल्टी नेशनल कंपनी में अच्छी मुलाजमत मिल गई तो वो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर देगा। बिलाखिर मैंने वो सब पा लिया, अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए। हाँ, बस मुझे ज़रा सी कुर्बानी देना पड़ी थी। हाँ जनाब, मोहब्बत की कुर्बानी। मैंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए अपने बूढ़े बॉस से शादी कर ली। मीनी कहानी सुनो। सदका की अहमियत को उजागर करता एक अफसानचा सुने। इसे भी सफदर अली हैदरी ने कुछ शरीफ से भेजा है। उन्वान है सदका। अनवर सफ़र पर था और वो फूले नहीं समा रहा था। मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपने बैग को देखे जा रहा था जिसमें पूरे 10 लाख रुपए मौजूद थे। एक फेरे के इतने पैसे। वो हैरान था कि हीरोइन की आमदनी इतना ज़्यादा भी हो सकती है। अचानक बस एक झटके से रुकी और 3-4 मुसल्लह अफराद बस में दाखिल हुए। डाकू अनवर के पास भी आए। उसने क्लाशन का बैरल अपनी तरफ उठा देख बड़ी शराफत से वो बैग उनके हवाले कर दिया। जिस मोल दौलत आई थी उसी मोल चली गई। उसी बस में एक मजदूर भी था। वो माह रमज़ान का महीना कमा कर घर जा रहा था। पूरे 30,000 उसके नेफे में उड़से हुए थे। टिकट खरीदने के बाद सिर्फ 100 का नोट उसने जेब में रखा था। उसकी भी तलाशी ली गई, मगर ऐन वक्त पर सरदार ने कहा, जल्दी करो, वक्त कम है। मजदूर का हुलिया देखकर डाकुओं ने तलाशी अधूरी छोड़ दी। मजदूर सोचने लगा, हाथ का दिया आगे काम आया। बस में सवार होने से पहले उसने एक बीमार बूढ़े को 50 रुपए पकड़ा दिए थे। शायद वही सदका उसका माल बचा गया, क्योंकि माल मेहनत से कमाया गया था। उन्वान है हर्राफा। इसे तहरीर किया है सिराज फारूकी ने। दौलत व हशमत में खेलती शाहीना को जब मालूम हुआ उसके इकलौते फर्जंद तारिक ने अपनी हमजमात शूबिया को अपनी ज़ौजियत का हार पहना दिया है, तो उसके कलेजे पर सांप लौट गया। कैसी होगी? तरह तरह के सवालात और अपनी जाहो हशम का गुरूर लड़के की इस इक़दाम से मजरूह होता नजर आया। उसने शौहर से कहा, चलो जी देखते हैं वो कौन हर्राफा है जो हमारे लड़के पर अपना जादू डालकर बस में कर दी कि लड़के ने हमें बताना भी गवारा ना किया। शौहर ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। शाहीना ने मजीद गुस्से से कहा, सुनते नहीं? सुन रहा हूँ, शौहर ने मतान से जवाब दिया। फिर क्या? चलो। नहीं, पहले ये बताओ तुमने वो कौन सा जादू किया था जब मैं अपने माँ बाप को बताए बगैर तुमसे शादी कर रहा था? इलाज। ये उन्वान है सरमद अब्बासी के अफसानचे का। 2 माह तक सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बावजूद मखलूकुल हाल रब नवाज ज़िंदगी की बाजी हार गया।
जिगर का आर्जा उसकी जान लेकर ही टला। वार्ड बॉय सफेद चादर में ढकी उसकी लाश को स्ट्रेचर पर बाहर की तरफ धकेल रहा था। स्ट्रेचर के पीछे ही रब नवाज का ज़ईफ़ बाप, बेवा बहू और बड़े पोते समेत आ रहा था। आज सुबह ही अयादत के लिए पहुंचने वाले रिश्तेदार भी अफसुर्दगी से चले आ रहे थे। हाय मेरा रब नवाज, मुझे किस आसरे पर छोड़ गया, रब नवाज की बेवा ने दुहाई दी। डॉक्टर की बात मान लेता तो मरता क्या? वार्ड बॉय ने मुंह बनाकर कहा। क्या कहा था डॉक्टर ने चचा? एक रिश्तेदार ने ज़ईफ़ बाप से पूछा। 85 साला बाप ने खश्मगीन निगाहों से वार्ड बॉय की तरफ देखा और रंधी हुई आवाज़ में बोला, अपने निजी अस्पताल में इलाज कराने को कहा था।